अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात भारतीय नौसेना की, जिसके 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में आज वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पदभार संभाल लिया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा के छात्र रहे हैं और वो 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी का करीब 40 साल का लंबा करियर रहा है। पदभार संभालने के बाद एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि उनका पूरा जोर नौसेना में नई तकनीक शामिल कर उसे आत्मनिर्भर बनाने पर रहेगा। तमाम नौसेना अफसरों ने नए नेवी चीफ से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। My endeavor over the last 29 months has been to ensure राष्ट्र की सुरक्षा while at the same time contributing to Rashtra Nirman. So today I proudly hand over a combat-ready, credible, cohesive and future-proof force to my worthy successor, Admiral Dinesh Tripathi. नए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का जन्म 15 मई 1964 को हुआ था और वो सैनिक स्कूल रीवा के छात्र रहे हैं। 1 जुलाई 1985 को वो भारतीय नौसेना में शामिल हुए। एडमिरल त्रिपाठी का करीब 40 साल का लंबा करियर रहा है। इस दौरान उन्होंने नौसेना के कई फ्रंटलाइन युद्धपोतों विनाश, किर्च और त्रिशूल पर काम किया है। इसके अलावा वो रियर एडमिरल के तौर पर भी पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं और वो भारतीय नौसेना एकेडमी एमी झाला के कमांडेंट भी रह चुके हैं। अपने 40 साल के लंबे करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले एडमिरल त्रिपाठी को अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने ऐसे वक्त में नौसेना की कमान संभाली है जब हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ी है और अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में एक्सपर्ट एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा जोर नौसेना की मजबूती और देश की समुद्री सरहदों की सुरक्षा पर होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय नौसेना को और आत्मनिर्भर, मजबूत और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड सर्विस बनाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय नौसेना हमारे देश के जो समुद्री हित हैं या समुद्री रक्षा है उस पर हरदम खरी उतरे, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। मैं आप लोगों के द्वारा सभी भारतीयों को ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आपकी नौसेना हरदम राष्ट्र प्रथम मंत्र का पालन करते हुए आपके साथ खड़ी है। गौर करने वाली बात यह है कि ये साल भारतीय सेना के लिए खास रहने वाला है क्योंकि नौसेना के बाद अगले महीने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो रहा है। खबर है कि सरकार ने नए सेना प्रमुख के लिए 5 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर बारिश और बर्फबारी में करीब 8000 पर्यटक अटल टनल और धुंधी के बीच फंस गए, जिसके बाद इन पर्यटकों को सकुशल निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कि 10 घंटे तक चला, जिसके बाद सभी सही सलामत बाहर निकाल लिए गए हैं। इतना नहीं, सड़क से बर्फ हटाकर अटल टनल से गाड़ियों की आवाजाही भी बहाल कर दी गई है।
बर्फबारी और बारिश से बिगड़ा मौसम और इसे बिगड़े मौसम के बीच ही करीब 8,000 पर्यटकों का रेस्क्यू कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन फिर भी इसे सफल बनाया हिमाचल पुलिस ने, जिसने बारिश और बर्फबारी के बीच डटे रहकर सभी को सकुशल बाहर निकाला। ये तस्वीरें पर्यटन नगरी मनाली से आई हैं, जहां 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 1200 छोटी बड़ी गाड़ियों को एक एक करके निकाला गया। भारी बर्फबारी के चलते पहले ही सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी, जिसके चलते गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में बारिश से फिसलन और ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ गया। देखते ही देखते अटल टनल के पास 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में मनाली प्रशासन ने बिना वक्त गवाए लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहा। वेदर खराब होने की वजह से और बर्फबारी की वजह से अटल टनल के आसपास ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक काफ़ी व्हीकल्स जो लार्जली टूरिस्ट के थे फंस गए थे और उनको रात को रेस्क्यू किया गया। और अबाउट 1200 व्हीकल्स है, जिसमें से 200-250 हमारे नॉर्थ पोर्टल की साइड थे, जिन्हें भी हमने इसी साइड से किया क्योंकि वो टूरिस्ट मनाली रुकना चाहते थे। दिस रेस्क्यू ऑपरेशन वेंट ऑन टिल अबाउट 11:15 इन द नाइट। 11:15 सारी गाड़ियां निकल गई थी। मौसम विभाग ने पहले ही हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर था। उसकी यही सतर्कता इन सैलानियों के लिए वरदान साबित हुई और सभी गाड़ियों के साथ साथ इसमें सवार लोगों को भी सकुशल मनाली पहुंचाया गया। मौसम के साफ होते ही बीआरओ ने सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू किया, जिसके चलते आज सुबह 11 बजे से अटल टनल से फिर से एक बार गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 मई तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। ऐसे में लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की गई है। मई का फर्स्ट वीक भी ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मियां नहीं होंगी, क्योंकि तापमान उन दिनों में सामान्य के आसपास इससे कम रहेंगे, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंटिन्यू करेंगे। और ये अभी तक का जो हमारा लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन है उससे थोड़ा ये अंदेशा लगता है कि मई का जो 15 मई के बाद जो है टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी होगी। उससे पहले बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ जो है देखने को जरूर मिलेंगे। एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सैलानी पहाड़ों पर घूमने जाने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी जरूर देख लें, ताकि बर्फबारी और बारिश के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके। मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयासों की। लगातार बदलते दौर में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को अपडेट रखने की कवायद चल रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से हर साल अपने टेक्स्ट बुक्स यानी कि पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एनसीईआरटी से एक प्रणाली को विकसित करने के लिए भी कहा गया है, जिसकी मदद से हर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नई टेक्स्ट बुक को छापने के साथ होगी और उसमें जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एनसीएफ यानी कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत तैयार की जा रही किताबों को आने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। साल 2026 तक ही सभी कक्षाओं के लिए टेक्स्ट बुक तैयार हो पाएंगी। इस साल एनसीईआरटी ने तीसरी और छठी क्लास के लिए ही नई टेक्स्ट बुक्स जारी की है। साल 2017 से समय समय पर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को अपडेट किया जा रहा है। इस दौरान आई कोविड महामारी के बीच छात्रों पर पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए भी सिलेबस में बदलाव किए गए थे। सीबीएसई और कई स्टेट बोर्ड अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी बुक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। एनसीईआरटी खास तौर पर क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए टेक्स्ट बुक की हार्ड कॉपी और ऑनलाइन पीडीएफ भी मुहैया करवाती है। ऐसा माना जाता है कि बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी की किताबें बेहतर होती हैं और हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एनसीईआरटी की तरफ से हिंदी टेक्स्ट बुक मुहैया करवाई जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दूसरे विषयों को बेहतर तरीके से समझने के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर एनसीईआरटी की किताबें दूसरी किताबों की तुलना में सस्ती होती हैं। हालांकि वक्त पर अपडेट न होने की वजह से जेईई, एनईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को कोचिंग सेंटर्स के महंगे स्टडी मटेरियल या फिर रेफरेंस बुक्स खरीदने पड़ते हैं। लेकिन
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एनसीईआरटी की किताबों को हर साल अपडेट करने के कदम से पैसों की काफी बचत होगी। अब नई नई किताबें होंगी एनसीईआरटी की हर साल। मुझे लगता है हमने तो एक सेम पैटर्न में पढ़ लिया, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि 2026 से ये शुरू होगा, वो कुछ नया पढ़ पाएंगी, कैसे हेल्प करेगा? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम ये देख रहे थे कि एनसीईआरटी अपनी बुक्स अपडेट नहीं कर रही थी, जिसके कारण स्कूल्स भी, टीचर्स भी जो थे वो बच्चों को रेफरेंस बुक के लिए मोटिवेट करते थे, कन्विंस करते थे कि आप रेफरेंस बुक पढ़िए। अब इस स्थिति में जब एनसीईआरटी अपनी बुक्स को अपडेट करेगी, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिलती हैं, जिसको बच्चे इजीली परचेज भी कर सकते हैं। और लेकिन समस्या सिर्फ ये थी कि अपडेट नहीं थी। अगर वो सरकार ये कर रही है, एनसीईआरटी कर रही है, हम हर साल अपडेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये पूरी तरह से ही बेनिफिट रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। सर, अब तक हमने ये देखा कि किताबें जो थी एक सेम पैटर्न पर आ रही थी। तो जैसे अभी हम बच्चों से भी जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि कोडिंग की बात करें, हम नई टेक्नोलॉजी की बात करें, वो सब किताबों में नहीं था, लेकिन एग्जाम में ज़रूर आ रहा था। तो मुझे लगता है कि बच्चों की तो मदद होगी, टीचर्स की भी मदद होगी, क्योंकि बच्चे अमूमन उनसे ऐसे सवाल पूछते थे जो सिलेबस में तो होता है लेकिन किताबों में नहीं होता। देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी की बात है उसकी बुक्स तो अभी एनसीईआरटी ने डेवलप की हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो साइंस के बच्चे हैं, जब वो जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो उनको एनसीईआरटी की बुक से इतना मटेरियल नहीं मिल पाता है ताकि वो अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। हालांकि हम जब आईएएस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट बुक्स हैं। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है उनको आईएएस में बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब हम जेईई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं और अदर एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें उनको एनसीईआरटी से इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, जिसके लिए वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट या दूसरी कोचिंग की बुक्स और उनके कंटेंट को पढ़ते हैं। मुझे लगता है जब एनसीईआरटी अपडेट करेगी तो एनसीईआरटी जितनी भी नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए वेज हैं क्वेश्चंस को करने के, नए टाइप के जो क्वेश्चन निकल रहे हैं, जैसे हम सर्च एंड रीजनिंग की बात कर रहे हैं, हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जब एनसीईआरटी अपनी बुक्स में इन क्वेश्चंस को लाएगी तो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तकनीक के इस दौर में सूचनाओं का पल पल विस्फोट हो रहा है। ऐसे में एनसीईआरटी की किताबों में समय के साथ परिवर्तन स्कूलों, बच्चों के हित में ही है। पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कि कंप्यूटर वैज्ञानिकों की तरह सोचना या फिर समस्याओं को हल करने की सोच को भी बढ़ावा मिलेगा। ये जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है ये 2026 से आएगा, यानी 2026 से हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह की पहल होगी तो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो आपके यंगर स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। यस, वी कैन से दैट आने वाली जनरेशन जो भी होगी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एज बीइंग एन आईपी स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जैसे हमारा कोडिंग ऐप मेनली डेवलपर्स जावा यूज़ करते थे, बट नाउ इन टुडेज टाइम पाइथन, पांडास, दीज आर द एप्स विच आर ब्रॉडली यूजिंग, सो इसलिए बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी किताबों में लाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसको अभी तक हम समझ रहे हैं, अगर वो किताबों में आती है तो स्टूडेंट बचपन से ही जान पाएंगे। यस मैम, मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके उनको सारे एग्जाम्स जो भी होंगे या फिर कोई भी जॉब्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर वो बेसिक्स से स्टडी करेंगे सारी चीज़ को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी किताबें कई सालों तक एक जैसी ही रहती है। शायद जिस किताब से आपने पढ़ा होगा, आपकी बड़ी बहन, आपके बड़े भाई ने भी उसी से पढ़ा होगा। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जोर दे रहा है कि किताबें बदले, नए नए तौर तरीके बच्चों को पढ़ाए जाए। येस मैम, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए टोटली, बिकॉज अगर हमारी अपग्रेडेशन होगी एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक्स में, सो दैट वी कैन ना, अगर हमारा डेवलपमेंट होना है तो वो ओवर द ईयर्स अगर बुक्स चेंज होंगी तो बच्चों का भी डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स इसी बेसिस पे होना है। सो आई गेस अपग्रेडेशन हो, इसलिए बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मलाल है इस चीज़ का कि आप 12th में आ गई, आपके वक्त तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? नो, बट हाँ, थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स रहेगा ही कि हमारे टाइम पे भी ये चेंजेस होने चाहिए थे, सो दैट हमारे लिए भी थोड़ा ईजी होता। बट नाउ अगर नहीं हो रहा तो इट्स टोटली फाइन, हम नॉर्मल ओल्ड टेक्स्ट बुक से ही रीड कर लेंगे अभी। बट आफ्टर दैट हमारे पास तो वो आएगा है ना न्यू वाला, हम उससे पढ़ लेंगे।
और इस सोच के पीछे की सबसे बड़ी वजह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार की तरफ से लागू की गई थी, जिसके तहत बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार किया जाता है। यानी कि वो चीजें जो कि आप अपने करिकुलम में पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप कितने स्किल्ड हैं, हर एक चीज को प्रैक्टिकली किया जाए। और जिसमें अलग अलग क्लासेस को डिवाइड किया गया था, उस हिसाब से अगर आपकी टेक्स्ट बुक्स भी अपडेट होंगी, अगर आपको टेक्स्ट बुक में ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों को उसके साथ कदम ताल करवाना, और वही करिकुलम अगर बच्चों के स्कूलों से ही शुरू हो जाएगा तो आगे जाकर बच्चों को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का मकसद भी यही था कि बच्चे सिर्फ एक ही लय में ना पढ़े, सिर्फ एक ही स्ट्रीम में ना पढ़े, बल्कि उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको पॉलिश किया जाए, उनको निखारा जाए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी उनको तैयार किया जा सके। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है, 29 जून तक चलेगा। टीम का ऐलान हो चुका है, भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली को टीम में शामिल किया गया है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ये 2 विकेट कीपर हैं जिनका चयन हुआ है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या उप कप्तान रहेंगे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल को भी जगह मिली है। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए 1 जून से शुरुआत होनी है। इस बार वेस्टइंडीज और यूएस में T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जीआई टैग दिया गया है। अजरक आज देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस टैग के बनने से कारीगर खुश हैं और उनका कहना है कि उनके काम को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ये बड़ी बात है कि करीब 500 सालों से गुजरात के कच्छ में पली बढ़ी और पनपी शिल्प कला आज इंटरनेशनल हो गई है। अब जीआई टैग मिलने के बाद इस अनोखी कला की पहुंच विदेशी बाजार तक भी हो गई है। करीब 500 सालों से गुजरात के कच्छ में पली बढ़ी और पनपी शिल्पकला आज इंटरनेशनल हो गई है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। अजरक ब्लॉक प्रिंट हस्तकला को जीआई टैग मिलने से इसे बनाने वाले कारीगर बेहद खुश हैं। वो लोग भी खुश हैं जिनकी कई पीढ़ियां इस काम को करते हुए गुजर गईं और अब वो उसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। कच्छ में करीब 200 कारखाने हैं और अजरक कपड़ा शिल्प से जुड़े लगभग 1500 से 2000 कारीगर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि अजरक प्रिंट में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग नेचुरल होते हैं। इन रंगों को सब्जी, मिट्टी और चूने के पेस्ट से बनाया जाता है, जिससे इसकी छपाई होती है और इसे बनाने में काफी समय और मेहनत भी लगती है। अजरक का उत्पादन मुख्य रूप से 3 जगह गुजरात में कच्छ, राजस्थान में बाड़मेर और पाकिस्तान में सिंध में होता है। बताया जाता है कि कच्छ में अजरक कला पाकिस्तान के सिंध से आई। 1634 में कच्छ के राजा भारमल जी के निमंत्रण पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कारीगर कच्छ में आकर बस गए और फिर पूरे देश में कच्छ कला प्रसिद्ध हो गई। अजरक के कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि उनकी कला अब दुनिया के नक्शे पर आ गई है। खुशी इस बात की है कि अजरक की खासियत अब दुनिया जान सकेगी। इस शिल्प से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से अब नकली अजरक उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगेगी और उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। बड़ी बात ये भी है कि अजरक कला को जीआई टैग मिलने के बाद उनकी पहुंच विदेशी बाजारों तक भी हो गई है। कच्छ से कौशिक कंथेचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।